चलिए आइए आप सभी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर लिया जाए। सेट नंबर 19 तो 19वां सेट नंबर काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई हैं। अब आपके जो है उल्टी गिनती शुरू हो एग्ज़ाम की। तो आप लोग अरे तो जी गुड इवनिंग। तो अब उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल बिना कोई समय गंवाए आप रिवीजन में लगे हुए होंगे। तो आपका एक प्रश्न आपके सामने है, किसने औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों पर नंगा घुमाए जाने का आंखों देखा वर्णन किया है? आंखों देखा वर्णन किया है। तो किसने आंखों देखा वर्णन किया है? हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब इस उत्तराधिकार युद्ध में विजयी हुआ था और दारा शिकोह मुख्य प्रतिद्वंदी थे। दारा शिकोह पराजित कर दिए गए। पहला पराजय उनका शामूगढ़ के युद्ध में हुआ। फिर जो है देवराई के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हुए और एक स्पेशल कोर्ट गठित की गई दारा शिकोह को सजा देने के लिए। उन्हें उन पर विधर्मी का आरोप लगाया गया और कत्ल की सजा दे दी गई। उसके पहले दिल्ली की सड़कों पर बर्नियर कहता है, बर्नियर इसका आंखों देखी हाल बताता है और कहता है कि दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। तो बर्नियर कई बातें बताता है। ट्रेवनियर के विषय में आप जानते हैं कि यह एक जौहरी था और शाहजहां ने इसे अपने दरबार में रखा था रत्नों की पहचान के लिए। कई बार भारत आया, 6 बार भारत की यात्रा किया इसने। और बर्नियर कई बातों को बताते हैं, जिसमें ये बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि यहाँ जो है जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ पर लड़कियों का विवाह जगन्नाथ मूर्ति से की जाती थी, भगवान जगन्नाथ से की जाती थी। यही बताते हैं कि भारत में जो है भारत स्वर्ण का दलदल है और चारों ओर से सोना यहाँ आता ही आता है, यहाँ से जाता नहीं है। साथ में ये बर्नियर जो है चिकित्सक भी थे। ये चिकित्सक हैं और ये चिकित्सक का फर्जी चिकित्सक बनता है। ये चिकित्सक है वास्तव में और ये बाद में चिकित्सा का कार्य करने लगता है। मनुची बर्नियर ने सती प्रथा का भी विवरण दिया है, सती प्रथा का भी वर्णन किया है। पीटर मुंडी की जो सबसे प्रमुख बात है, पीटर मुंडी बताता है 1630-32 में जो दक्कन में अकाल पड़ा था, 1630-32 के दक्कन अकाल का विवरण देता है। 1630-32 का जो दक्कन का अकाल पड़ा था उसका विवरण देता है। साथ में बताता है कि जो मुग़ल बादशाह हैं वो सिर्फ गंगा जल का ही पान करते हैं। ये बर्नियर बताता है कि मुग़ल शहजादियों की शादी नहीं हो पाती थी, मुग़ल शहजादियों की शादी की समस्या थी। शुभम जी नमस्कार। तो मुग़ल शहजादियों की शादी की समस्या के विषय में ये बताता है। उनकी शादी बर्नियर उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि उनसे शादी जिसकी भी होगी वो उत्तराधिकार का दावा करने लगता था, क्योंकि मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम जो सामाजिक पद्धति है उसमें उत्तराधिकार पहले पुत्र का होता है, पुत्र नहीं है तो दामाद का होता है, फिर दास का होता है, अगर दामाद भी नहीं है तो दास का होता है। ठीक। मनुची जो है यह दारा शिकोह
की सेना में, दारा शिकोह की सेना में तोपची के पद पर नियुक्त था। तोप विभाग में इसकी नियुक्ति थी। बाद में यह जयसिंह की सेना में चला गया। शामूगढ़ के युद्ध में यह था, शामूगढ़ के युद्ध में यह दारा शिकोह के साथ था। बाद में 1665 जब जयसिंह को भेजा गया बीजापुर और शिवाजी के विरुद्ध, तब जयसिंह ने मनुची को भी अपने साथ लिया था। तो जयसिंह के साथ मनुची भी गए थे। तो 1665 जो पुरंदर संधि है उसमें मनुची भी है। ठीक, तो इसका आंसर आपका बी। आगे चलें। शिवाजी की कौन सी पत्नी उनकी मृत्यु पर सती हो गई थी? शिवाजी की कौन सी पत्नी उनकी मृत्यु पर सती हो गई थी? तो शिवाजी की जो पत्नियां हैं सभी शिवाजी की पत्नियां ही हैं, जितनी हैं सब शिवाजी की पत्नी हैं। साईबाई निम्बालकर ये संभाजी की माँ है, ये राजा राम की माँ है। पुतलीबाई सती हो जाती हैं और यही सोयराबाई शिवाजी जब राज्याभिषेक हुआ तो शिवाजी का दोबारा विवाह भी संपन्न कराया उन्होंने। तो यही सोयराबाई से उनका दोबारा विवाह भी हुआ था, लेकिन पुतलीबाई जो है वो सती हो गई थी। ठीक, आगे चलें। मीरे शामा के पद को किसके काल में मंत्री का दर्जा दिया गया? मीरे शामा प्रारंभ में मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है इसे, लेकिन बाद में इसे मंत्री का दर्जा दे दिया गया और यह सम्राट के बहुत ही घनिष्ठतम हो गया। तो ऐसा माना गया कि वजीर पद पर जाने की यह अंतिम कड़ी थी। यहाँ से अगली पदोन्नति वजीर या वकील के पद पे होती थी। तो इस पद को मंत्री का दर्जा, यह इसी प्रकार का एक पद सल्तनत काल में वकील दर का है, उसी से मिलता जुलता पद ये है। और ये जहांगीर के काल में इसे मंत्री का दर्जा दिया गया। ये राज दरबार से संबंधित चीज़ों को देखता था, उसकी देखभाल करता था। और ठीक, अकबर ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष दीवाने वजीरात कुल, यानी पहले वकील है, वकील का मतलब है प्रधानमंत्री, यह सभी मंत्रियों का प्रमुख है और सम्राट के बाद इसी की स्थिति है। तो पहले वकील हैं, वकील में आपके बैरम खां पहले वकील हैं। बैरम खां के निधन के बाद शिहाबुद्दीन वकील बनते हैं और 1960 में लगातार 7-8 वकील बदले जाते हैं। इसी बीच महामनगा को भी संयुक्त रूप से वकील बनाया गया। इसी क्रम में अकबर ने 1565 में वकील के अधिकार को कम करने के संदर्भ में वजीर यानी वित्त मंत्री के रूप में एक नए पद का गठन किया। वित्त मंत्री के रूप में एक नए पद का गठन किया। तो 1565 का मतलब 8वें वर्ष अकबर अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इस पद का सृजन करता है। ठीक, 1565-64-65 इनके वर्षों में आप जानते ही हैं। 19वें वर्ष या मनसबदारी प्रणाली को शुरू करता है। मनसबदारी प्रणाली को 19वें वर्ष शुरू करता है। यह मंगोल परंपरा से ली गई है। दशमलव पद्धति पर आधारित प्रशासकीय व्यवस्था है। इस वर्ष यह घोड़ों की दाग आदि की व्यवस्था करता है। और 1580 का जो वर्ष है वो आप जानते हैं। 1580 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? समीर जी नमस्कार। 1580 का वर्ष आप दहशाला पद्धति के लिए जानते ही हैं। आमिर वर्ग का प्रमुख कौन होता था? मुगल
शासन प्रणाली में अमीरों का एक ग्रुप था, वही बड़े बड़े ऊंच पदों पर और लगभग सभी पदों पर नियुक्त किए जाते थे, जैसा जिसका पद था उस हिसाब से उसकी श्रेणी थी। तो इन सब का प्रमुख कौन होता था? अमीर वर्ग का प्रमुख दीवान, दीवाने बगतात, मीर बख्शी कोई नहीं। तो अमीर वर्ग का जो प्रमुख होता था वह मीर बख्शी माना जाता था। दीवान नहीं होता था बल्कि मीर बख्शी होता था। जितने मनसबदार होते थे, मनसबदारों के वेतन इसी कार्यालय से जारी होता था, और जो भी मनसबदारी प्रणाली में जिसको भी शामिल करना होता था तो मीर बख्शी ही बादशाह के समक्ष उसे प्रस्तुत करता था। ठीक, तो इसलिए माना जाता है कि मीर बख्शी जो है अमीर वर्ग का प्रमुख होता था। ठीक, अकबर के शासन काल में किस वर्ग के अमीर मनसबदार, किस वर्ग के अमीर या मनसबदार सर्वाधिक थे? अकबर के शासन काल में दरअसल अमीरों में कुछ भारतीय अमीर थे, कुछ राजपूत अमीर थे, कुछ ईरानी थे, कुछ तुरानी थे। तो इनमें अकबर के समय सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो अकबर के समय सर्वाधिक जो संख्या थी वो तुरानियों की थी, इसके बाद ईरानी है, इसके बाद हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का मतलब जो भारतीय मुस्लिम है, और इसके बाद राजपूत हैं। राजपूत लगभग 13%, कुल अमीरों में 13% राजपूत थे अकबर के समय। यह संख्या बढ़ती चली जाती है और बढ़ते बढ़ते राजपूतों की यानी हिंदुओं की सर्वाधिक प्रतिशत, हिंदुओं का सर्वाधिक अमीर में प्रतिशत जो है वह औरंगजेब के समय देखने को मिलता है, लगभग 33%। औरंगजेब के समय यह संख्या लगभग 33% हो जाती है। और इसमें भी सर्वाधिक कौन है? सर्वाधिक मराठे हैं, क्योंकि दक्षिण पर उसका अधिकार हुआ। तो दक्षिण पर अधिकार के दौरान उसके सेना में अनेक मराठे भी शामिल हुए, अनेक मराठों को अपने शासकीय प्रणाली में शामिल किया। तो सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या जो है औरंगजेब के समय है, और उसमें भी यह संख्या इसलिए भी अधिक है क्योंकि मराठों को इसमें शामिल किया गया। हालांकि मराठों को सबसे पहले शामिल करने वाला जहांगीर है। मराठों को मौर्य शासन प्रणाली में मुगल शासन प्रणाली में शामिल करने वाला पहला शासक जहांगीर है, लेकिन सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के समय है। राजगमिता कानून की कौन आलोचना करता है? राजगमिता कानून जो है, राजगमिता का मतलब है कि यह इस प्रकार का कानून होता था कि जो भी मनसबदार होता था तो ये मनसबदार की जो संपत्ति होती थी उसके निधन के पश्चात उस पर राज्य का अधिकार हो जाता था, वह राज्य के संरक्षण में चली जाती थी। मनसबदार पर जो बकाया राज्य का होता था उन बकाया आदि को काटने के पश्चात राज्य उसके उत्तराधिकारी को शेष संपत्ति लौटा देता था। तो इस दौरान जब तक यह फैसला नहीं हुआ है कि कितना राज्य का अंश इसमें है, तब तक मनसबदार का जो उत्तराधिकारी है वह फकीर का जीवन जीता था, उसके पास कुछ था नहीं, रहता नहीं था। तो इसकी आलोचना वर्नियर ने कहा है कि एक बर्बर परंपरा है। तो इसकी आलोचना वर्नियर करता है कि राजगमिता कानून की। ठीक, दरअसल ये होता था कि मनसबदार लोग शासन से अनेक प्रकार के ऋण लिया करते थे। उनके ऐशो आराम का जो जीवन होता था तो ऋण बढ़ता चला जाता था, और जब उनका निधन होता था तो उनकी जो भी संपत्तियां होती थी उसमें से उसको राज्य अपने अधिकार में ले लेता था, और उन संपत्तियों को अपने ऋणों को काटने के बाद अन्य उत्तराधिकारियों को लौटाता था। मुगल काल में जिला में फौजदार की नियुक्ति कौन करता था? जिला में फौजदार की नियुक्ति मुगल केंद्र में बादशाह है और अनेक मंत्री हैं। बादशाह के बाद वकील है, वकील के बाद वजीर है, वजीर भी कई हैं। वजीर बहुतात है आपने, या दीवाने बहुतात आपने देखा। ऐसे ही वजीर खालसा है जो कि राजकीय भूमि का वजीर है। इसी प्रकार आपके इस वजीर कार्यालय के दो प्रमुख अधिकारी हैं, दीवाने मुस्तौफ़ी, दीवाने मुशरिफ। दीवाने मुस्तौफ़ी जो होता था वह महालेखा परीक्षक, आज का जो महालेखा परीक्षक है उसके समतुल्य था,
और दीवान मुशरिफ जो है आज के महालेखाकार जो हैं उनके समतुल्य था। तो एक बड़ा कार्यालय दीवान का या वजीर का होता था। यहाँ फौजदारी केंद्र के बाद प्रांत होते थे, प्रांत में सूबेदार होता था इसका प्रमुख, और सूबेदार को निजाम, निजाम के बाद यहाँ दो नियुक्तियाँ होती थी केंद्र की तरफ से, एक निजाम की और एक दीवान की। इसके बाद आपका जिला है, जिला यानी सरकार। तो जिला में नियुक्तियाँ जो होती थी, जिले में भी समान स्तर के दो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, एक तो आपका फौजदार होता था और दूसरा अमलगुजार होता था। तो एक फौजदार होता था और दूसरा अमलगुजार होता था। यह जो है जिले की शांति व्यवस्था, सैन्य प्रशासन इसके जिम्मे था, तो इसी को जिले का प्रमुख माना जाएगा और इसकी नियुक्ति जो है बादशाह द्वारा की जाती थी। और इसकी नियुक्ति केंद्रीय वित्त, जो केंद्रीय वजीर हैं, वित्त मंत्री हैं, उनकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती थी। यह राजस्व प्रबंधन देखता था, यानी जिले की राजस्व व्यवस्था को देखता था। इसी जिले में सवाहनिगार नामक एक अधिकारी होता था। इसका जो प्रमुख कार्य है, जो जिले के अंतर्गत जो मनसबदार हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करना। तो मनसबदारों को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के अधिकारी हैं, एक तो फौजदार है ही है, साथ में सवाहनिगार है। तो सवाहनिगार मनसबदारों पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसके नीचे की जो प्रशासकीय इकाई है वो है परगना, और परगना का जो प्रमुख अधिकारी है वो दो अधिकारी यहाँ भी समान स्तर के हैं, एक सिकदार है और दूसरा आमिल है। यही आमिल, इसी आमिल को करोड़ी भी कहा जाता है। 1 करोड़ दाम के भू राजस्व का छत्र इसके जिम्मे था, तो इसलिए इसे करोड़ी भी कहा जाता है, सिकदार और आमिल। यहाँ की जो जिले का जो खजाना, इसके नीचे गांव की इकाई है, और शाहजहां के समय में तो को मिलती है। कानूनगो भी, परगना में कानूनगो भी होते थे, जो सभी पाटिलों के, सभी गांव के जो पाटिल होते थे उनके प्रमुख होते थे। दोनों पद आपके दोनों ये
एक पर इनका तो इस आधार पर श्रेणी निर्धारित हो रही है और दूसरी इन दोनों के आधार को मिला के श्रेणी निर्धारित हो रही है। जिनका मनसब 500 जात तक होता था, 500 संख्या, जिस मनसबदार की संख्या मनसब संख्या 500 या जात संख्या 500 तक होती थी उन्हें मनसबदार बोला जाता था। और 500 से 2500 तक जिनकी संख्या होती थी उन्हें अमीर बोला जाता था। और इसके ऊपर जिनकी संख्या होती थी उन्हें अमीर उम्दा या अमीर आजम बोला जाता था। फिर यह जो प्रणाली है, अब इसमें फिर जब दोनों दिया जाने लगा तो यह संख्या सदैव इसके बराबर रहेगी या इससे बड़ी रहेगी। जो जात की संख्या है वह सवार से सदैव बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। जात की संख्या सवार से कम नहीं हो सकती। तो अगर किसी मनसबदार की जात संख्या और सवार संख्या दोनों समान है, जैसे 5000 जात 5000 सवार, तो वह प्रथम श्रेणी का 5000 के मनसबदारों में प्रथम श्रेणी का मनसबदार है। 5000 जात वाले 5000 जात की जनसंख्या 5000 जात की संख्या के जो मनसबदार हैं इनकी भी 3 श्रेणियां निर्धारित की गई। एक तो वो कि 5000 जात जिनका है और साथ में 5000 सवार भी है उनका, तो ये प्रथम श्रेणी के मनसबदार हैं। 5000 वाले में 5000 के मनसबदारों में 5000 ही मनसबदारों में ये प्रथम श्रेणी के मनसबदार हैं। द्वितीय श्रेणी के मनसबदार वो हैं जिनकी जात संख्या 5000 है, ये तो बदलेगी नहीं, 5000 वाले में हैं तो, और जिनकी सवार संख्या जात संख्या के आधे या उससे अधिक है, जैसे 3000 सवार, तो यह द्वितीय श्रेणी के हो गए। आधे से अधिक है, आधे है या आधे से अधिक है, यानी 2500 होनी चाहिए, 2500 से ऊपर है। अब तीसरी श्रेणी के वो हैं जिनकी सवार संख्या जात संख्या के आधे से कम है या नहीं, जैसे 5000 जात 2000 सवार, तो 5000 ही मनसबदार में भी ये 3 श्रेणियां हो गई सवार की संख्या के आधार पर। ठीक, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। जात संख्या सवार संख्या से हमेशा बराबर या अधिक रहती है। आपने देखा ही अभी, कथन सही है। 10 से अकबर ने जो मनसब शुरू किया था 10 से लेकर 10,000 तक प्रारंभ में था, बाद में इसे 12,000 अधिकतम संख्या को 12,000 बढ़ाया गया। अबुल फजल ने 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है, लेकिन सिर्फ 66 श्रेणियों की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ 33 का ही उन्होंने विवरण दिया है। तो यह कहा जा सकता है कि आदर्श रूप में सिद्धांत रूप में 66 श्रेणियाँ थीं, लेकिन 33 श्रेणियाँ ही व्यवहार में प्रयोग की गई थीं। तो ये जो है आपने अभी देखा ही कि इन्हें अमीर नहीं बोला गया है, इन्हें क्या बोला जा रहा है, मनसबदार बोला जा रहा है। 500 से ऊपर के लोगों को अमीर बोला जा रहा है, 2500 तक, 2500 से ऊपर को अमीर उम्दा या अमीर आजम बोला जा रहा है। पूरे मुगल काल में दारा शिकोह का मनसब सर्वाधिक 60,000 जात और 40,000 सवार था। सर्वाधिक बड़ा संख्या इन्हीं की थी। अकबर ने जब शुरू किया था, जब 10,000 तक थे, तो 5,000 तक के मनसब अन्य लोगों को दिए जाते थे। 5,000 से ऊपर वाले मनसब जो है राजवंश के लोगों को दिया जाता था। जब 12,000 कर दिया तो 7,000 तक का मनसब अन्य को दिया जाता था, जैसे मानसिंह को मिला था। उससे ऊपर के मनसब राजवंश के लोगों को, जो राजों को दिया जाता था। मसरूत और रवाशा औरंगजेब ने प्रारंभ किया था। शिमाही जागीर वह थी जिसमें राजस्व वसूली 50% होती थी। तो यह शिमाही जो जागीर है, इसमें राजस्व वसूली 1/4 यानी 25% होती थी। शिशमाही जो जागीर थी उसमें वसूली 50% होती थी। ये काम शाहजहां के समय किया गया, क्योंकि ये देखा गया कि जो जमा और हासिल होता था, हाँ, जमा का मतलब जो
जो भी जागीर होती थी मनसबदारों को अमूमन जागीर दिया जाता था वेतन के बदले में। हालांकि जो वेतन पुस्तिका थी उस पर नगद वेतन दर्ज किया जाता था, लेकिन उसके बदले में उन्हें जागीर दिया जाता था। उस जागीर से वो अपना वेतन निकालते थे, जो शेष बचता था उसे राजकोष में जमा कराते थे। तो ऐसे समय में, गुड इवनिंग सरता जी, तो ऐसे समय में क्या हुआ कि शाहजहाँ के समय ये देखा गया कि जमा और हासिल में अंतर आने लगा, और विशेषकर जो दिल्ली से दूर के प्रांत थे वहाँ ये अंतर ज़्यादा आने लगा। तो उसने ये कहा, तो उससे मनसबदारों को क्या होती थी, अपने सवारों को, घुड़सवारों को रखने में समस्या होती थी। उतने जब वसूली ही नहीं हो रही है तो वो घुड़सवार कैसे रख पाए। तो उसने एक तरीका निकाला, क्योंकि मनसब की अगर संख्या कम की जा रही है, अगर 5000 के मनसबदार को घटा के 3000 कर दिया जा रहा है तो उसका वेतन 3000 हो जाएगा, उसी हिसाब से उसकी जागीर होगी। तो इससे क्या होगा कि मनसबदारों में, मनसबदार इसे क्या समझेंगे, इसे अपनी अवनति समझेंगे, पदोन्नति नहीं बल्कि पदोन्नति समझेंगे। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, हो सकता है विद्रोह हो। तो इस समस्या को दूर करने के लिए उसने मनसबदारों का जो उत्तरदायित्व था सवार रखने की, उसमें ही कटौती कर दी। मनसब संख्या उतना ही रहा, जागीर वही रही। तो जहाँ 1/4 वसूली होती थी वहाँ कहा कि सवार संख्या जो है उसका 1/4 रखो। जहाँ आपकी वसूली 50% हो रही है वहाँ सवार संख्या भी आप 50% रखिए। तो इस तरह से, तो ये जो कथन गलत है आपका। ये जो मशरूत है, औरंगजेब ने एक दूसरा तरीका निकाला। दूसरा तरीका ये निकाला कि किसी व्यक्ति को अगर वो किसी अभियान पर भेजना चाहता है, वहाँ अधिक सवार की ज़रूरत है, तो या तो उसके मनसब में बढ़ोतरी कर दी जाए 5000 का मनसबदार है तो 7000 का मनसब दे दिया जाए उसे। तो ऐसा करने में क्या होगा कि सदैव के लिए वो 7000 हो जाएगा, उसी हिसाब से उसका वेतन आदि भी देना पड़ेगा। तो उसने ये सोचा कि तत्काल के लिए जो जिस कार्य करना है वहाँ अगर अधिक संख्या की ज़रूरत है तो वो तत्कालिक वृद्धि कर देता था और उसे मशरूत बोला जाता था। बाद में वह कार्य हो जाने के बाद यह वापस ले लिया जाता था। ठीक, यह रवासा जो है बाद में इसको औरंगजेब ने ही समाप्त किया था। रवासा कटौती होती थी एक तरह से मनसबदारों के वेतन में से। इसको जब नई वेतन प्रणाली औरंगजेब ने लागू की तो रवासा को समाप्त कर दिया। इसी तरह से हाथियों के संदर्भ में कटौतियाँ होती थी, घोड़ों के लिए कटौतियाँ होती थी। अगर घोड़ा राज्य देता था मनसबदार को तो वो उसका मूल्य काट लेता था। ठीक, सर्वप्रथम जागीरदारी संकट किसके काल में उत्पन्न हुआ? जागीरदारी संकट का मतलब यह है कि जागीरें तो दी जा रही हैं, लेकिन जागीरदारों की संख्या बढ़ गई। मान लीजिए कि अधिक संख्या में मनसबदारों की नियुक्ति हुई, तो जो जागीरें पहले से आवंटित हैं उसको तो छीन के आप देंगे नहीं किसी को। तो अब भूमि हो आपके पास तभी तो दूसरे को जागीर देंगे, तो वो है ही नहीं। तो यह संकट उत्पन्न हुआ। यह संकट शाहजहाँ के औरंगजेब के अंतिम समय में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, इजारेदारी की शुरुआत शाहजहाँ के समय की गई। यह ठेका प्रणाली है, भूरायस वसूलने की ठेका प्रणाली है। यह जो है शाहजहाँ के समय शुरू होती है। बाद में औरंगजेब कहने लगा कि एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई। जागीरें सीमित है, भूमि सीमित है। बाद में औरंगजेब को यह भी कहना पड़ा कि हमारे यहाँ कोई नई नियुक्तियाँ नहीं है, नई नियुक्तियाँ नहीं है। बहादुर शाह प्रथम को किसने साहेब बेखबर कहा है? 65 वर्ष की उम्र में बादशाह बने हैं, तो इस उम्र में कितने सक्रियता रहेगी? तो विभिन्न मुद्दों पे निष्क्रिय रहते थे, इसलिए खफी खान ने इन्हें कहा साहेब बेखबर। तो उत्तरकालीन जो मुगल बादशाह हैं तो इनके भिन्न भिन्न नाम हैं आपके, जैसे बहादुर शाह हैं साहेब बेखबर, वैसे ही आपके जहांदार शाह हैं जिन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। वैसे ही आपके मोहम्मद शाह हैं, उन्हें रंगीला कहा गया, तो कुछ ज़्यादा रंगीन मिजाज के थे। तो ये आपके
किसने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि थी। अब जो उत्तरकालीन आपके बादशाह हैं तो बहादुर शाह हैं, बहादुर शाह के बाद आपके जहादार शाह हैं, जहादार शाह के बाद फारूक शियर हैं, और फारूक शियर के बाद रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दर्जात, फिर रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला, फिर आपके मोहम्मद शाह, आजम शाह, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, फिर अली गौहर, शाह आलम द्वितीय, यही शाह आलम द्वितीय है। इसके बाद आपके अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। तो ये इन लोगों का क्रम है। ये क्रम आपका, यहाँ इन्हीं को रफ़ीउद्दौला ही शाहजहां द्वितीय है, यही शाहजहां द्वितीय है, रफ़ीउद्दौला ही शाहजहां द्वितीय है। इनका काल आपका 1707 से 12, ये 1712 से 13, और ये 13 से 19। ये दोनों लोग 19 में ही हैं, 2-4 महीने में दोनों निपट गए। इनकी मृत्यु जो है क्षय रोग से हुई, इनकी पेचिश से हुई, और ये 1719 से 48, ये 48 से 54, ये 54 से 58, और अली गौहर आपके 58 से 1806, 1806 से 1837, 1837 से 1857। तो ये आपके, अब यहाँ जो है बहादुर शाह के समय इनके जो उत्तराधिकारी हैं इतने निर्लज हैं कि इनका जो है 102 माह तक वैसे ही पड़ा रहा, इनको दफनाया नहीं गया। ये लोग अपने उत्तराधिकार का युद्ध कर रहे थे और इनका शव वैसे ही पड़ा रहा था। किसका शव पड़ा रहा था? बहादुर शाह का। इन्हें लंपट मूर्ख कहा गया है और इन्हें हत्यारा बोला गया है। जहांदार शाह को जुल्फिकार खां के सहयोग से ये बादशाह बने, इनको मार के। इसके बाद इनको बादशाह बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका जो है वह अली, जो आपके सैयद बंधु हैं, अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन, इन दो भाइयों का जो ये हिंदुस्तानी अमीरों का जो गुट था मुग़ल दरबार में, वो हिंदुस्तानी गुट का नेतृत्व ये कर रहे हैं। तो इन लोगों ने इन्हें बादशाह बनाया। सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खां को इन्होंने वजीर बनाया और सैयद हुसैन को मीर बख्शी बनाया, सेनापति अपना बनाया। फिर उन्हीं सैयद बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी और फिर रफ़ी-उद-दर्जात को शासक बनाया। इनका निधन हो गया तो रफ़ी-उद-दौला को बनाया। इनका निधन हो गया तब मोहम्मद शाह को बनाया और इन्हीं के समय, मोहम्मद शाह के समय ही सैयद बंधुओं का पतन हुआ। 1720 में आपके सैयद हुसैन मारे गए और 1722 में अब्दुल्ला खां मारे गए। ठीक। इनके समय आलमगीर द्वितीय के समय हालत ये हो गई थी कि 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली। आलमगीर द्वितीय के समय हालत ये थी कि 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली थी। इनके साथ एक वैश्या जो है लाल कुंवर नामक एक वैश्या इनके साथ जुड़ी हुई है, जहांदार शाह के साथ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था आपका ये, जहांदार शाह ने इन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी और समाई की उपाधि फारूक शियर ने दी थी। ठीक। बंदा बहादुर को फांसी किसके काल में दी गई? बंदा बहादुर जो है
यह गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेता बना और इसने औरंगजेब के बाद विद्रोह कर दिया। तो इसका विद्रोह बहादुर शाह के समय ही देखने को मिलता है। वो स्वयं इसका दमन करने के लिए गए थे, लेकिन पूर्णतया दमन नहीं हो पाया। जहांदार शाह के समय में भी इसका प्रयत्न किया गया, लेकिन अंतिम रूप से फर्रुखसियर के समय बंदा बहादुर का विद्रोह का दमन किया गया। उसी समय इसे दिल्ली लाके फांसी दे दी गई बंदी बना के। ठीक, आगे चलें। अवध किसके काल में? इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना ही चाहिए। अवध किसके काल में स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी दे दें। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखिए। और एग्ज़ाम हॉल की कुछ जो गलतियां हैं उन गलतियों पर नियंत्रण रखिएगा। पहली बात यह ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर मिले तो पेपर मिलते ही आप पलट लीजिएगा सारे प्रश्नों को। एक बार 2-3 मिनट में ये काम आप कर लेंगे। अगर पेपर इजी है तो बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अति उत्साहित हो जाएंगे आप तो 2-4 गलतियां कर बैठेंगे जो घातक होंगी। और पेपर अगर टफ है तो बहुत हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। वो पेपर सिर्फ आपके लिए ही टफ नहीं है, वो सभी प्रतियोगियों के लिए टफ है। जितना सरदर्द आपको बन रहा है उतना ही आपके बगल वाले को भी बना है। तो उस समय अपने पर नियंत्रण रखें और ये मान के चलें कि मेरिट मैं निर्धारित करूँगा। ठीक, तो बिल्कुल संतुलित होकर पेपर करने की आवश्यकता है। समय बहुत है, 2 घंटे का समय है, सिर्फ 125 प्रश्न हैं। 1 घंटे में पेपर हो जाना है आपका। पेपर करते समय ये बात ध्यान रखिए, एक बार आप पेपर करिए। जो प्रश्न नहीं आ रहा है, बहुत समस्या हो रही है आपको कि इसमें क्या करें क्या ना करें, उस प्रश्न को आप गोला बना के आगे निकल जाए। उसको आप घेर लें कि इसे हम बाद में देखेंगे। उसे घेर के आप आगे निकल जाएं दूसरे प्रश्न पे, वहाँ समय आप न जाया करें। फिर जब सभी प्रश्न हो जाएं तो आप जितने पे कंफर्म हैं उनको आंसर शीट पे पहले रंग लें। ऐसी गलती ना करें कि बाद में रंगने का प्रोग्राम ना करें, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि हो सकता हो कि आप ध्यान न दें और समय निकल जाए और वार्निंग की घंटी बज जाए, तब आप रंगना शुरू करें तो सही किए हुए प्रश्न आप गलत रंगेंगे। तो जितने आपने सही किए हैं उनको आप रंग लें। उसके बाद फिर जिन प्रश्नों पे डाउट है उन पे अब इत्मीनान से बैठ के आप उस पे सोचें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ नहीं जानते हैं और पहली नज़र में आपको जो विकल्प सही लगता है तो प्रयास करिएगा कि उसी को आप रंगें। ठीक, तो इन सब थोड़ी सी सावधानियों को बरतते हुए पेपर दीजिए, अच्छा होगा। इतना पढ़ें आप लोग तो अच्छा होगा। ये अवध किसके काल में स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ? तो स्वतंत्र राज्य मुगल काल में ढेर सारे स्वतंत्र राज्य मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र होते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय है इसमें अवध स्वतंत्र होता है, हैदराबाद स्वतंत्र होता है, रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य बनते हैं, आपका जो फर्रुखाबाद में स्वतंत्र राज्य बनते हैं। तो ये ऐसा काल है जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्य बनते हैं। शहादत खां यहाँ है, निजामुल मुल्क यानी चिनकिलिज खां जी यहाँ है, यहाँ मोहम्मद खां बंगश हैं या अली मोहम्मद खां हैं। तो ये लोग स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं इन जगहों पे। ठीक, और इन्हीं के समय आपका किसका आक्रमण हुआ था? इनके समय नादिर शाह का आक्रमण होता है। और नादिर शाह क्या करता है? नादिर शाह 2 महीने तक दिल्ली में रुक गया। नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो खाने दौरान मोहम्मद शाह इतने निष्क्रिय थे कि इनको पता ही नहीं लगा कि आक्रमण हो रहा है। जब पंजाब के आगे बढ़ा तब ये युद्ध करने के लिए गए। सब साथ थे, खाने दौरान भी थे, सेनापति थे, ये भी थे, निजामुल मुल्क भी थे, शहादत खां भी थे। सभी पहुँचे तो नादिर शाह ने सबको पराजित किया, बंदी बना लिया। शहादत खां भी
बंदी बने, खाने दौरान मारे गए। जब खाने दौरान मारे गए तो मोहम्मद शाह ने क्या किया कि निजामुल मुल्क को सेनापति का पद दे दिया, मीर बख्शी बना दिया। शहादत खां सेनापति बनना चाहते थे, तो शहादत खां ने क्या किया, नादिर शाह को कहा, बीच में निजामुल मुल्क ने बीच बचाव करके एक समझौता करा दिया था 20 करोड़ रुपए की। तब शहादत खान ने नादिर शाह को कहा कि इतने से कहा है चलिए दिल्ली तो आपको 200 करोड़ मिलेगा, लालच दिए। उसने इनको बंदी बना लिया, कहा चलो दिल्ली वहीं बात होगी। दिल्ली आया तो यहाँ कुछ अफवाह फैल गई और नादिर शाह के सैनिकों पे आक्रमण हुआ। उसने नरसंहार का आदेश दे दिया। दिल्ली में कत्लेआम होने लगा। बाद में मोहम्मद शाह ने जब उसे अनुनय विनय किया तब उसने यह आदेश रोका और 2 माह वहीं रुक गया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। यानी इस समय दिल्ली का बादशाह नादिर शाह है, बीच में मुग़ल बादशाह क्रम टूटा है। इस समय बाद में जब लौटा तो खुतबा पढ़ाने का अधिकार मोहम्मद शाह को दे दिया, यानी उन्हें बादशाह बनने का अधिकार दे दिया। शहादत खां से कहा कि अगर नहीं मिलेगा तो तुमसे वसूलेंगे। शहादत खां कहाँ से देते, तो इस चक्कर में वो विष खा के अपनी आत्महत्या कर लिए। और इसी ने नादिर शाह ने ही किसके विषय में, निजामुल के विषय में मोहम्मद शाह को आगाह किया था कि ये बहुत चालाक है, इससे बच के रहना। और बाद में उसने हैदराबाद में अपने राज्य की स्थापना कर ली। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत कितने प्रांतों में मिला था? कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था कितने प्रांतों में? 5, 6, 7, 8। कांग्रेस को जो स्पष्ट बहुमत मिला है वह 5 प्रांतों में मिला है। बाद में बम्बई में भी 2-3 संख्या कम थी, वो पूरी हो गई। तो इसमें आपके संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, उड़ीसा है, बिहार है, मद्रास है और आपका उत्तर पश्चिम प्रांत है। बाद में बम्बई में भी सरकार बनी इनकी, असम में भी बनी। उन्नीस में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दे दिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल कब इस्तीफा दे दिए? 28 महीने इनका कार्यकाल है। 28 महीना कार्यकाल है। तो 28 महीना कार्यकाल है, तब ये इस्तीफा कब देंगे? इस्तीफा देने का कारण क्या है? इस्तीफा देने का कारण यह है कि 39 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में बिना किसी से पूछे सम्मिलित कर लिया। भारतीय राजनेता कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में आपके जो उपनिवेश हैं वहाँ की विधायिकाओं में ये प्रस्ताव रखा गया, तब वो लोग शामिल हुए और हमसे बिना पूछे, ये हमारी तो लोकप्रिय मंत्रिमंडलें हैं प्रांतों में, उनसे भी राय नहीं ली गई और आप अपने मन से कैसे शामिल कर लेंगे? दूध का क्या कहते हैं, छाछ का जला दूध भी फूंक फूंक के पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वही दशा थी। प्रथम विश्व युद्ध में बिना किसी शर्त पर भारतीय नेताओं ने, यानी भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था। इस बार ऐसा कोई रिस्क वो लेना नहीं चाहते, बेशर्त समर्थन देना नहीं चाहते, वो सशर्त समर्थन देने को तैयार हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता का वादा कीजिए और अभी हमें तत्काल भारत सरकार का नियंत्रण दे दीजिए भारतीयों को, तब हम इस पे बात करेंगे। वायसराय ने जो कहा वो ये कहा कि ऐसा है कि 1935 अधिनियम जो है उसमें सुधार के लिए हम विचार करेंगे, एक युद्ध परामर्शदात्री समिति बना देंगे, आप लोगों से उस पर राय लेते रहेंगे, उसमें कुछ भारतीयों को शामिल कर लेंगे, आपसे युद्ध के विषय में राय लेते रहेंगे। इस बात से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई और उसने अपने मंत्रिमंडलों को 22-23 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें यह तय किया गया कि सभी मंत्रिमंडल एक साथ इस्तीफा दे दें और ये इस्तीफा 29 से 30 अक्टूबर 39 को सभी मंत्रिमंडलों ने एक साथ दे दिया। ठीक,
पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम कब किया था? पाकिस्तान की अस्पष्ट मांग सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने कब किया था? पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में यह जो शब्द है, इस शब्द का इजाद सबसे पहले रहमत अली ने 1930 से 33 के बीच उन्होंने 2 पर्चा, इंग्लैंड में थे, 2 पर्चा उन्होंने छपवाया था और उसी में उन्होंने पाकिस्तान की बात की थी, यानी पंजाब, आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, कश्मीर और बलूचिस्तान, इनको मिला के एक प्रांत, एक राष्ट्र की बात उन्होंने की थी। उस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जिन्नात ने भी कहा कि एक पागलपन है, एक पागल लड़के की ये बातें हैं। उस समय वो विद्यार्थी थे रहमत अली वहाँ, तो ये बात कहे। 1930 में मोहम्मद अली इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन था और उसमें उन्होंने ये बातें की थी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रांत का गठन किया जाए। लेकिन मोहम्मद इकबाल का ये मत नहीं था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात। वो कह रहे थे कि एक संघ में थोड़ी सी उस प्रांत को स्वायत्ता दे दी जाए, एक ढीले ढाले संघ में एक स्वायत्तापूर्ण राज्य की वो बात कर रहे थे। सबसे पहले स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की तरफ से जो बात की गई वो उसके लाहौर अधिवेशन में की गई और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना। और सिकंदर हयात खान ने यह प्रस्ताव तैयार किया था। यह प्रस्ताव जो तैयार किया था वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। सिकंदर हयात खान पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी के नेता हैं। यूनियनिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था। किस प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है? यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है। किस प्रस्ताव के संदर्भ में उन्होंने, गांधी जी ने यह बात कही थी? गांधी जी ने जो बात कही वह आपके क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कहा था। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था, इसमें संविधान बनाने की बात भारतीयों को कही गई थी कि भारतीय अपना संविधान बनाएंगे, एक संविधान सभा होगी, इसकी बात क्रिप्स मिशन में कही गई थी। लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर कोई प्रांत इस संविधान को नहीं मानता है तो उस पर जबरदस्ती नहीं होगा। यानी एक छूट दी गई थी कि कुछ ऐसे भी प्रांत होंगे जो इससे अलग होंगे। तो वो बात आपके क्रिप्स मिशन में, इसी में उन्होंने कहा था कि ये उत्तर तिथीय चेक है, एक दिवालिये बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकारों में कहाँ की सरकार सर्वाधिक दीर्घजीवी थी? भारत छोड़ो आंदोलन में 3 सरकारें ये बनी थी, बलिया चित्तू पांडे, तामलुक बंगाल की सरकार और सतारा कर्नाटक की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। तो इसमें से सर्वाधिक दीर्घजीवी कौन थी, सबसे ज्यादा समय तक कौन टिकी रही? इक्कीस नंबर सरता जी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को 14 जुलाई वर्धा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस कार्यकारिणी में। अंग्रेजों से कहा गया था भारत छोड़ो। गांधी जी ने भारत छोड़ो की बात क्यों की थी? क्योंकि वो कह रहे थे कि जापान जो है बढ़ता चला रहा है और जापान का भारत में आने का जो आकर्षण है वो क्या है कि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो अगर
अंग्रेज भारत को छोड़ दें तो वो नहीं आएगा यहाँ। हम अपनी रक्षा, अगर आएगा भी तो हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं। दूसरे कारण भी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था वह यह बताने के लिए 1940 में 17 अक्टूबर को जो शुरू किया गया था, वह यह बताने के लिए किया गया था कि हम युद्ध में शामिल नहीं हैं, भारतीय लोग युद्ध में शामिल नहीं हैं अपने मन से। ब्रिटिश सरकार उन्हें ज़बरदस्ती शामिल किए हुए है। वह भी उसके बाद अब कुछ दिख नहीं रहा था, कोई आंदोलन आवश्यक था। तो इसी संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। सतारा की सरकार सबसे जो है दीर्घजीवी साबित हुई। सबसे पहली जो है बलिया की है, फिर तामलुक की, और सबसे दीर्घजीवी सतारा की। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस को आप जानते हैं कि 1941 में 40 में नजरबंद किया गया था इनके घर पे ही। उड़ीसा कटक में इनका जन्म हुआ था। कांग्रेस में इन्होंने 1838-1839 की अध्यक्षता की थी। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए थे। कलकत्ता नगर निगम के प्रमुख नगर अधिकारी भी रहे थे। और 1940 में इन्हें घर पे नज़रबंद कर दिया गया। तो उसके बाद 1941 में ये यहाँ से नज़रबंदी से भाग गए और काबुल रूस होते हुए जर्मनी पहुँचे, और जर्मनी से फिर टोक्यो पहुँचे। और जब सिंगापुर पर जापान ने अधिकार कर लिया फरवरी 43 में, तब जापान एक ब्रिटेन विरोधी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा था। यहाँ रास बिहारी बोस पहले से थे। रास बिहारी बोस भागकर जापान गए थे और वहीं रह गए थे। वहीं उन्होंने विवाह वगैरह भी कर लिया था। तो उन्होंने वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। उन्होंने टोक्यो में और बैंकॉक में 2 सम्मेलन बुलाया था, और उसी बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को आने के लिए निमंत्रित किया गया कि आप जापान आए। तो उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जापान आते हैं, और जापान आकर उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार का गठन किया। 23 अक्टूबर को जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका नियंत्रण इन्होंने अपने हाथ में लिया था, और इसी दिन युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक। आज़ाद हिंद फौज के अफसरों को लाल किला मुकदमा से बचाने हेतु किसके नेतृत्व में वकीलों की आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस ने इसका गठन किया था। कांग्रेस ने इसका गठन किया था। हाँ? तो कांग्रेस ने आज़ाद हिंद बचाव समिति का गठन किया था। भूलाभाई देसाई, ये सभी उसमें है। नेतृत्व किसका है? भूलाभाई देसाई का। ठीक। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बेवल योजना, शिमला सम्मेलन, CR फार्मूला, लाल किला मुकदमा। बेवल योजना जो बुलाई गई थी, यह योजना किस लिए बुलाई गई थी? यह योजना जो थी, यह योजना बेबल योजना जो थी, वह जो समझौते का प्रयत्न था सरकार बनाने संबंधी 1942 के बाद जो प्रयत्न किया गया, 1942 के बाद क्रिप्स मिशन के बाद यह एक पहला महत्वपूर्ण प्रयत्न है। शिमला सम्मेलन जो बुलाया गया, तो शिमला सम्मेलन क्या बुलाया गया?
CR फार्मूला। तो ये सभी डेट्स आपके सही हैं। 14 जून 1545 को बेबल योजना है, शिमला सम्मेलन जो बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस की अगुवाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की, जवाहरलाल नेहरू और पटेल भी उसमें शामिल हैं, और गांधी जी उसमें हालांकि शामिल नहीं है लेकिन शिमला में वो मौजूद हैं। CR फार्मूला जो है यह 44 का है, 1944, 10 जुलाई 1944 का लाल किला मुकदमा नवंबर 45 का है। ठीक, तो ये आपका गलत है, तीनों सही। माउंटबेटन सबसे पहले किससे मिला था? माउंटबेटन मिलने में सबसे पहले वो जवाहरलाल से मिलता है, और बंटवारे के लिए राजी सबसे पहले, बंटवारा के लिए राजी जो किया सबसे पहले वो पटेल को किया। बंटवारे के लिए राजी सबसे पहले पटेल को करता है, और आता है तो मिलता है सबसे पहले जवाहरलाल से, फिर गांधी जी से, फिर आपके पटेल से। दुरई सराय की संधि कब हुई थी? दुरई सराय की संधि दुरई सराय ये जो है 1752, इस समय मुंगी शिवगांव की संधि हुई थी, मुंगी शिवगांव की संधि हुई। ठीक, मुंगी शिवगांव की संधि हुई, और इस समय 1761 में ये मराठों और निजाम, ये संधि किससे हुई है? ये भी मराठों और निजाम से हुई है, मराठे और निजाम से, ये सभी संधियां मराठों और निजाम से हुई हैं। 1752 वाली संधि भी मराठे और निजाम से हुई है। इस समय कौन पेशवा होगा? तो 1728 में पेशवा आपके बाजीराव हैं। इस समय आपके पेशवा बालाजी बाजीराव हैं। अंतरिम सरकार में कब मुस्लिम लीग शामिल हुई? अंतरिम सरकार में कब मुस्लिम लीग शामिल हुई थी? इस समय तो गठन हुआ सरकार का, और मुस्लिम लीग तत्काल शामिल नहीं हुई, मुस्लिम लीग बाद में शामिल हुई, और 26 अक्टूबर को शामिल हुई। 5 सदस्य इसके शामिल होते हैं। ठीक, 3 कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको निकाला जाता है, और उनकी जगह 5 को शामिल किया जाता है, तब कुल संख्या आपकी 14 पूरी हो जाती है। पहले 12 संख्या आई थी गठन के समय, 3 को निकाला गया, 5 को इसमें शामिल किया गया, 3 निकले 9 हो गया, 5 शामिल किया गया, 14 संख्या हो गई। ठीक, आज़ाद हिंद फौज के गठन के संदर्भ में सबसे पहले मेजर फुजियारा और प्रीतम सिंह ने इसके लिए प्रेरित किया था, और इसका गठन 1941 में कर दिया गया था। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं तो वो इसका नेतृत्व धारण कर लेते हैं, और इस समय क्या हुआ था कि रास बिहारी बोस से उनकी अनबन हो गई थी, और इसी अनबन के दौरान उन्हें पद से हटा दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के आने पर उन्होंने
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो गठन किया था बैंकॉक सम्मेलन में हुआ था 43 में, और उस समय 13 जुलाई 1943 को। तो इसका भी वो जो है प्रभार सुभाष बाबू को ही दे देते हैं और अपने फिर बीमार रहने लगते हैं। ठीक, तो ये आपका इतना था। ये 15 फरवरी 1947 है, किसका डेट है? ये डेट इटली की घोषणा का है। इटली ने क्या घोषणा की थी? इटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। ऐसी बात उन्होंने जून 1948 में की थी। 15 सितंबर 1947 को मुस्लिम लीग के मनाने का काम किया गया। तो ये कुछ प्रश्न हैं, और आप लोगों को यह है कि परीक्षा में कैसे रहना है, वो 2 घंटे आपके कैसे बीतने हैं, उसकी बात हुई थी। ठीक, और परीक्षा शायद सेकंड मीटिंग है, तो आप लोग ये नहीं कि दोपहर में पूरा भोजन करके तब पहुँचे परीक्षा हॉल में। ऐसी गलती ना कीजिएगा। हल्का सा नाश्ता करके तब परीक्षा हॉल में जाइएगा, ठीक है ना। और जो पूजा पाठ जो करते हैं वो कर लीजिएगा, उनकी कृपा आवश्यक है। ठीक, धन्यवाद।